Hello everyone. Today we are going to discuss the current affairs. So the first current affair is about the Chakma tribal urges India. Chakma tribal urge India, Bangladesh Prime Minister to implement 25-year-old CHT Accord. So guys, in this particular news, we are observing that the Chakma tribals were there in news. So इससे पहले आपको यहाँ पर जो इन एडिशन पता होना चाहिए, आपको इस डायग्राम से ये सारी न्यूज़ समझ आ सकती है। सबसे पहले आप इस जगह को देखिए। We need to consider this geographical place and as you all know that this is a Bangladesh और बांग्लादेश के साथ हमारे जो यहाँ पर इन विसिनिटी वी आर ऑब्जर्विंग द त्रिपुरा एंड मिजोरम। मिजोरम के यहाँ पर है दैट इज लोशाई हिल्स। हमारे इंडिया के अंदर जो मिजोरम है, मिजोरम में है द पर्टिकुलर हिल्स विच आर नोन एज दी लोशाई हिल्स। और यहाँ पर बांग्लादेश की जो टेरिटरी है यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज दी चित्तगोंग हिल ट्रैक, जिसको हम चटगांव हिल ट्रैक भी बोल सकते हैं या चिटगोंग हिल ट्रैक एरिया बोलते हैं इसे। गैस इस एरिया के अंदर यहाँ पर आप जो ये तीन जगह देख रहे हो दैट इज दी खागराछारी, नैन्सी रंगामती एंड दी बंदरबन। ठीक है, तो ये जो थ्री लोकेशंस हैं इसी हिल ट्रैक की हैं दैट इज दी चिटगोंग हिल ट्रैक। 1960s में एक यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 1960s में यहाँ पर एक डैम बनाया गया था दैट डैम वाज नोन एज दी कप्ताई डैम। कप्ताई KAPTAI, दैट कप्ताई डैम जो कि इस एरिया के अंदर बनाया जाना था, जो चिटगोंग हिल ट्रैक के अंदर यहाँ पे बनना था। उस टाइम पर बांग्लादेशी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको यहाँ पे उनको यहाँ से डिस्प्लेस किया क्योंकि यहाँ पे डैम बनाया जाना था। आफ्टर दैट जब वो लोग यहाँ से डिस्प्लेस होकर जाने लगे देन उन्हें इंडिया के अंदर एंट्री मिली यहाँ पर इन दी मिजोरम, और या फिर वो लोग यहाँ से मूव करते हुए एक्चुअली वो यहाँ पहुंचे थे दैट इज इन दी लोशाई हिल। उस टाइम पर इंडिया में यहाँ पर जो असम था दैट दैट वाज द बिगेस्ट टेरिटरी एट दैट टाइम इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन इन 1960s के टाइम की मैं आपको जो बात अभी बता रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पर जो इस एरिया से जो डिस्प्लेस्ड लोग थे उन्होंने अपने आप को रीसेटल करना स्टार्ट किया इन दी लुशाई हिल्स। देन आफ्टर यहाँ पर मिजो, क्योंकि ये मिजोरम है कि पर्टिकुलरली यहाँ पर जो मिजो कम्युनिटी ज्यादा रहती है तो मिजोस के साथ उनके क्लैशेस थे, इसी वजह से मिजोस ने उनको आगे की तरफ पुश कर दिया। तो गाइस जो यहाँ से डिस्प्लेस्ड हुए लोग थे जिसके अंदर दो मेन ट्राइबल्स थे जिनका नाम है यहाँ पर चाकमा, यहाँ पर आप पर्टिकुलरली पहले तो हम यहाँ पे, और हाजोंग। चाकमा और हाजोंग दो पर्टिकुलर यहाँ पे ट्राइब्स हैं जो यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुंचे। देन आफ्टर वो यहाँ से उनको डिस्प्लेस कर दिया गया और अल्टीमेटली वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इन एरियाज में यहाँ पर सेटल हुए इन द लोहित एरिया, इन द सुबानसिरी एरिया एंड इन द तिरप एरिया। 1960s के टाइम तक अरुणाचल प्रदेश was known as the नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यू कैन से। ये हमारे पास जो असम है, असम का ये नॉर्थ ईस्ट की एक्सटेंशन थी। सो कई बार क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है दैट व्हाट वाज द रीजन कि ये लोग जो यहाँ से डिस्प्लेस हुए थे वो यहीं पर क्यों सेटल नहीं हो गए। द रीजन वाज क्योंकि इन एरियाज में मिजोरम जो मिजो ट्राइब है उनके साथ इनके क्लैशेस थे और आफ्टर दैट क्लैशेस उन लोगों को यहाँ से भी डिस्प्लेस कर दिया गया एंड अल्टीमेटली दे गोट सेटल इन द अरुणाचल प्रदेश टेरिटरी विच वाज अर्लियर नोन एज दी नेपा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। सो क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है ये फुल फ्लेज स्टेट बना 1987 के अंदर, सो दैट इज वाई अरुणाचल प्रदेश ने अपनी डिमांड ये रखी कि ये लोग जो बाहर से यहाँ डिस्प्लेस होकर आए हैं इन लोगों को हमें यहाँ से डिस्प्लेस करना है या इनको उनकी जगह पर वापस भेज दीजिए। सो अल्टीमेटली ये इस अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ से चाहता था कि ये लोग जो चाकमा और हाजोंग हैं इन लोगों को वापस उनकी टेरिटरी में भेज दिया जाए। उस टाइम पर क्योंकि अब इनकी जो पॉपुलेशन थी 1960s में ये लोग आकर यहाँ पे अगर बसना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली इनकी पॉपुलेशन भी यहाँ पे बढ़ने स्टार्ट हो गई थी। सो ड्यू टू द सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इन द अरुणाचल प्रदेश एरिया, अरुणाचल प्रदेश ने इन लोगों की एविक्शन की बात की, तो इन लोगों ने अपने राइट्स की बात की और अल्टीमेटली इन्होंने डिमांड किया इंडिया से कि उन्हें वो सिटीजनशिप दे। सो इंडियन गवर्नमेंट ने इन ट्राइब्स को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को सिटीजन प्रोवाइड करने का मैकेनिज्म भी फाइंड आउट किया। लेकिन अभी रिसेंटली ये न्यूज, हम इस न्यूज को इसीलिए यहाँ पे इस टाइम रीड कर रहे हैं बिकॉज 1997 के अंदर 1996 का एक अकॉर्ड हुआ था। मैं इसको साथ साथ आपको बता देता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ देखिए दैट इज देवर द ओरिजिनली, जो चाकमा की बात हो रही है, चाकमा लोग कहाँ के हैं ओरिजिनली, दे बिलोंग टू द चेटगोंग हिल ट्रैक जो कि अर्स्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान का एक पार्ट था, नाउ बांग्लादेश।
They were displaced from their original homestay, you can say homesteads, because of the Kaptai hydroelectric dam. तो आपके लिए नोट डाउन करना जरूरी है, कप्ताई हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम जो कि कर्णफुली रिवर के ऊपर है, ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और इसे 1960s के टाइम पर इसको बनाया गया था। आफ्टर दैट इन लोगों को ना ही किसी तरह की रिहैबिलिटेशन मिली, ना ही कंपनसेशन दी गई। आफ्टर दैट इन लोगों को, जब ये लोग यहाँ से डिस्प्लेस हुए, तो जैसा मैंने आपको बताया, ये लोग मिजोरम के अंदर गए या बांग्लादेश टू चिटगोंग से उसको क्रॉस करने के बाद, चिटगोंग को क्रॉस करने के बाद अगर ये बांग्लादेश भी में एंटर किए होंगे तो भी इन लोगों को यहाँ से आगे डिस्प्लेस कर दिया गया था। सो इसी वजह से इनकी काफी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है। एंड आफ्टर दैट वाइल द चकमा, यहाँ पे आप देख रहे हो जो चकमा कास्ट है या चकमा जो ट्राइब है, ये बेसिकली बुद्धिस्ट हैं। और यहाँ पे जो हैजोंग्स हैं जिनको मैं बता रहा था, दैट इज ए हिंदू। तो यहाँ से दो ही ट्राइब जो है यहाँ डिस्प्लेस हुई थी, दैट वाज दी चकमा एंड दी हैजोंग। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एच फॉर हैजोंग एंड एच फॉर हिंदूज। जो चकमा है वो बुद्धिस्ट है। सो यहाँ पे एक तो मेनली क्वेश्चन ये रह सकता है दैट टू विच कंट्री दीज टू ट्राइबल्स आर मेनली कंसर्न्ड और मेनली रिलेटेड। तो आप इसमें यहाँ पे आंसर दोगे, दैट इज टू दी बांग्लादेश। और बांग्लादेश में भी जो है चिटगोंग हिल ट्रैक। तो आफ्टर दैट गाइस, इन लोगों को क्यों यहाँ से आगे डिस्प्लेस कर दिया गया था, वो मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली इनको तिरप जो डिवीजन है उस टाइम पर नेफा की एजेंसी थी, दैट वाज दी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसका नाम आज अरुणाचल प्रदेश है। आफ्टर दैट इन लोगों को यहाँ पे शुरू में रेफ्यूजी काउंट किया गया था, लेकिन लेटर ऑन इन लोगों को यहाँ की सिटीजनशिप दे दी गई थी। अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी ट्राइब हैं, लाइक वहाँ पर आपको जैसे डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, इस तरह की कुछ और ट्राइब्स हैं जिनके साथ इनके क्लैशेस होने स्टार्ट हुए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट की रिजर्वेशंस का बेनिफिट अगर मिलेगा तो वो सभी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलेगा, और ये उनमें से ये भी एक ट्राइबल थे जिनको तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बाहर से आए हुए लोग थे जो अरुणाचल प्रदेश के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का राइट्स वहाँ पे ले रहे थे एक तरीके से। एंड अल्टीमेटली यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ने अपनी डिमांड की व्हेन इन 1987 व्हेन इट बिकेम फुल फ्लेज स्टेट। और उसके बाद यहाँ की जो स्टूडेंट यूनियन थी, अरुणाचल प्रदेश जो स्टूडेंट ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, उन लोगों ने इन दोनों सेटलिंग्स के खिलाफ काफी ज्यादा यहाँ पे अपना एक प्रदर्शन या प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था अगेंस्ट दी चकमा और हाजोंग। देन आफ्टर उस टाइम पर ओनली अबाउट द 5000 ऑफ द ओरिजिनल, जो उस टाइम पर ओरिजिनली इतने लोग थे उनमें से सिर्फ 5000 लोग ही वहां पे बच पाए थे कुछ टाइम के अंदर। लेकिन बाद में एक स्टडी के अंदर पाया गया कि 1964 से 69 के बीच में और जितने लोग वहां तक पहुंचे थे उनकी आज पॉपुलेशन जो है 1995 में बढ़ के वो 60,000 हो गई थी। इट इज नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से डिस्प्लेस हुए लोग हैं। एंड अल्टीमेटली जो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने एक प्रैक्टिकली अप्रोच को यहाँ पे अपनाना चाहा। दैट अप्रोच वाज कि इन लोगों का नंबर काउंट किया जाए। तो चकमा और हैजोंग ने इन इसमें प्रोटेस्ट किया कि आप रेशियल लेवल पर, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि पूरे पॉपुलेशन में से सिर्फ इन्हीं दो ट्राइबल्स को काउंट किया जाए। सो इट वाज अ रेशियल सेग्रीगेशन हो सकता था, तो इसीलिए रेशियल आइडेंटिफिकेशन के खिलाफ इन चकमा और हैजोंग ने अपनी आवाज उठानी शुरू की थी। सो इश्यूज जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली जो चकमा और हाजोंग का कहना ये था कि एक तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 14 उसके अगेंस्ट है। ये आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी है, सभी लोग इक्वल हैं, तो इन्हें अलग से क्यों देखा जा रहा है। दूसरा एक और भी इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया दैट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसको इंडिया ने साइन किया है, इसका मतलब कि इंडिया किसी भी हालात में इन ट्राइब्स के अगेंस्ट जो है किसी तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। सो अल्टीमेटली इन लोगों ने अपनी बात को यहाँ पे सामने रखा और इस तरह से इनके सेंसेस के वो लेकर एक यहाँ पे प्रॉब्लम रही थी। देन आफ्टर जो यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन था, दैट क्वेश्चन वाज के जो हमें इसके इनिशियल में आना होगा। सो गाइस एक यहाँ पे अकॉर्ड हुई थी फिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। दैट अकॉर्ड वाज नोन एज दी CHT अकॉर्ड, यानी कि चिटगोंग हिल ट्रैक्ट अकॉर्ड, जो कि साइन की गई थी दिसंबर 2 1997 को। और इसमें यह कहा गया था एंड इट वाज डिक्लेयर्ड द CHT एज ए रीजन ऑफ पीस, यानी कि जो CHT होगा जहां से ये लोग डिस्प्लेस हुए थे उसे हम रीजन ऑफ पीस कहेंगे, यानी कि वहां पे शांति की जगह उसे माना जाएगा।
अब इसको जो है 25 ईयर्स हो गए हैं, अगर आप इसमें 25 ऐड करेंगे सो इट वुड कम एज 2022, क्योंकि 5 सितंबर को 5 सितंबर को जो बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आई थी, और उन्होंने यहाँ पर जब वो यहाँ पे मीटिंग कर रही थी, 4 डे विजिट पर वो इंडिया के अंदर आई थी, उस टाइम पर जो चाकमा और हैजोंग ट्राइब्स हैं, इन लोगों के जो ग्रुप्स बने हुए हैं जो अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, उन लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इस अकॉर्ड को फुलफिल किया जाए। इस अकॉर्ड के अंदर क्या मेंशन किया गया है? इस अकॉर्ड में मेंशन किया गया है कि जो ये एरियाज हैं, गाइस इसमें आपको ध्यान रखना होगा, दीज 3 एरियाज ऑफ दी खागराछारी एंड दी रंगामती एंड दी बंदरबन, जो है इन जगहों के अंदर यहाँ पर इन लोगों की ही काउंसिल्स बनाई जाए। दैट मीन्स जिस तरह से किसी एक सिटी को चलाने के लिए वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, उसी तरह से जहाँ के ये लोग हैं ओरिजिनली, वहाँ पर ये लोग अपने आप से वहाँ की गवर्नेंस चला सकें। दैट वुड नॉट बी सेपरेट नेशन, बट ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करेंगे, जिसमें जैसे इंडिया के अंदर भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं इन्हें हम, इंडिया में 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे 4 स्टेट्स के अंदर दिए गए हैं। दैट इज इन दी 4 स्टेट्स, जिसके अंदर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल 6, उसके अंदर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 जो स्टेट्स हैं इनके अंदर 10 ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। दैट मीन्स वहीं के लोगों का जो एक यूनिक वे है रहने का, तो उन लोगों को हमने यहाँ पे स्पेशल फोकस किया और उन्हें एक्स्ट्रा एच दिया है। तो इसी वजह से शेड्यूल 6 के अंदर उन लोगों को ज्यादा अटोनमी दी है, सो दैट दे कैन रेगुलेट देयर ओन अफेयर्स। वो अफेयर्स किस चीज से रिलेटेड हो सकते हैं? डे टू डे रूटीन में जो जैसे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन कर सकते हैं, उनके अपनी कोर्ट्स के रिगार्डिंग वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। सो सच काइंड ऑफ डिसीजन दे कैन टेक ऑन देयर ओन। सो सिमिलरली ये लोग भी इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंगली ये मांग रहे हैं कि इन एरियाज में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होनी चाहिए, और साथ ही साथ ताकि ये अपना जो डे टू डे रूटीन के जो इनके डिसीजंस हैं वो अपने आप को यहाँ पे चला सके। इसके साथ एक चीज और भी यहाँ पे आपको वर्ड याद रखना चाहिए, दैट्स ई जुम्मास। जुम्मास जो है यहाँ पे वर्ड आया है इन एडिशन टू द सिविल अनरेस्ट ऑफ द इंडिजिनियस पीपल ऑफ द सीएचटी, कलेक्टिवली नोन एज दी जुम्मास। इस एरिया के वो लोग जो कि अपनी एक आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों को बोलते हैं जुम्मास। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जुम्मास हैं वो कौन है? ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो आपको यहाँ पे आंसर देना है दैट दीज पीपल बिलोंग टू that in particular territory of the CHT, Chittagong Hill Tribe area, Hill Tract area, sorry. Due to the non-implementation of the accord, the CHT is often used as, क्योंकि यहाँ के लोग सिविल अनरेस्ट यानी कि अपनी डिमांड कर रहे हैं, तो इसीलिए वो कई बार इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं जो ऐसी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, और उनके साथ मिलकर वो काम कर सकते हैं। तो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। इसी अकॉर्ड के अंदर ये भी मेंशन किया गया है कि इन लोगों को रीसेटलमेंट किया जाएगा, इनको रिफ्यूजीज जो है इनके कैंप्स बनाए जाएंगे, इनको लैंड दी जाएगी, इनको और जो है कई तरह की अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। जैसे हर एक कंट्री के अंदर जब कभी कहीं डैम बनता है तो वहां से लोग डिस्प्लेस होते हैं, तो उन लोगों को जो यू कैन से जो फैसिलिटीज मिलती हैं, उसी फैसिलिटीज को इनको भी दिया जाएगा। सो इस तरह से जो है ये न्यूज इसीलिए थी, दैट वाज अ चकमा ट्राइब्स अर्ज इंडिया बांग्लादेश पीएम टू implement 25-year-old CHT accord. That was the Chittagong Hill Tract Accord. So it was signed in the 1997. सो गाइस आवर नेक्स्ट न्यूज इज, यहाँ पे आप एक चीज और भी देख रहे हैं, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये 2017 का क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज रिलेटेड टू दी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ये अभी रिसेंटली ये न्यूज के अंदर था। हम इसको समझिए कि ये मिशन किस तरह से है। एक्चुअली इनिशियली इसका आप यहाँ पे नाम देखिए, दैट्स इन नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। इसे हम हिंदी के अंदर यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको प्रमोट करती है, दैट इज दी पोषण अभियान। तो पोषण अभियान जो है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इट वाज लॉन्च्ड इन दी मार्च 8 2018। तो यानी कि 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये नाम जैसा बता रहा है इट इज रिलेटेड टू दी पोषण। तो पोषण यहाँ पे क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, इसका यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट डू वी मीन बाय दी पोषण हेयर।
तो पोषण की जो फुल फॉर्म है दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर द होलिस्टिक न्यूट्रिशन। अपने आप में पोषण की भी फुल फॉर्म है गाइस। ये कई बार ये चीज जो है पता नहीं चलती है, लेकिन आपको इसको नोटिस करना चाहिए कि पोषण का यहाँ पे मतलब क्या है। पोषण एक हिंदी की टर्म भी है जिसका मतलब है न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन किसे प्रोवाइड किया जा रहा है और इसके टारगेट्स क्या हैं, क्योंकि ये कोई अभियान है तो इसका डेफिनेटली कोई टारगेट भी होगा। तो आप इसके अंदर यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ओवरऑल अगर चिल्ड्रन और विमेन को मिला लिया जाए देन 67% के आसपास हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन टोटल बनती है, विमेन एंड चिल्ड्रन। इन दोनों को, जो दोनों ही सेगमेंट्स हैं विमेन एंड चिल्ड्रन, इनके अंदर ये कुछ प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं खास तौर से बच्चों के अंदर, जैसे कि स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है जितनी एज है उसके अकॉर्डिंगली उसकी उतनी हाइट ना होना। इसी तरह से अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट का जो कंपोनेंट इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाना। इसी तरह से एक हमारे पास है दैट्स एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज हैं उन आरबीसीज के अंदर दैट इज हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो लेस हो जाना या कम होना। तो एक वो, एंड रिड्यूस लो बर्थ वेट। जो लो बर्थ वेट है यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पर उसका नॉर्मल वेट ना होना, ये चार ऐसे प्रॉब्लम्स थी जिनको एड्रेस किया जाना था इस पोषण अभियान के अंदर। सो यू नीड टू फोकस, यू नीड टू रिमेंबर दीज टारगेट्स। तो आपको ये टारगेट्स याद रखने होंगे गाइस। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि हमें इस पोषण अभियान के अंदर स्टंटिंग को कितने परसेंट कम करना था, बाय द 2% एनुअली। देन आफ्टर द अंडर न्यूट्रिशन 2% एनुअली, सभी 2% हैं एक्सेप्ट द एनीमिया दैट इज 3% एनुअली। सो आपको बाकी 2% है और एनीमिया को स्पेशल फोकस रखना होगा दैट इज 3% एनुअली। इसके साथ ही एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है दैट इज मिशन 25 बाय द 2020। पोषण अभियान जिस टाइम पे लॉन्च किया गया था इन 2018, एट दैट टाइम इट वाज डिसाइडेड कि मिशन 25 का मतलब था द टारगेट ऑफ द मिशन इज टू ब्रिंग डाउन द स्टंटिंग, यानी कि जो स्टंटिंग है उसको हमने कम करना है। यानी कि जो बच्चे अफेक्टेड हैं स्टंटिंग से उन चिल्ड्रन का नंबर हमने कम करना है इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 फ्रॉम 38.4 टू 25% बाय 2022। सो गाइस यहाँ पर जो पहले इसको 2020 तक रखा गया था, देन आफ्टर इसको 2022 कर दिया गया था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके अंदर एक मिशन 25 भी स्टार्ट किया गया था, जो ऐसे बच्चे जिनकी जो स्टंटिंग है यानी कि एज के अकॉर्डिंगली जिनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है उन बच्चों का परसेंटेज अब हमने रिड्यूस करना है। दैट वाज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। सो एक तो आप इसके अंदर ये याद रखें, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीएससी के अंदर। देन आफ्टर इस पोषण अभियान के अंदर ये इंश्योर किया गया था कि जो कम्युनिटी के अंदर हमें बिहेवियरल चेंजेस लेके आने होंगे। बिहेवियरल चेंजेस का मतलब है कि लोगों को हमें ये समझाना होगा कि उनके लिए न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशनल जो एस्पेक्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और आने वाली जनरेशन्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए उनको जितना ज़्यादा आप नॉलेजफुल बनाओगे उतना ज़्यादा वो लोग, उनके बिहेवियर के अंदर चेंज आ सकता है, उनकी डाइटरी पैटर्न्स चेंज किए जा सकते हैं। सो इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड अंडर दिस पोषण अभियान। इसी के साथ ही इसके अंदर आपको इस तरह की चीजें, ये यूपीएससी का टारगेट होता है इस तरह की चीजों को पूछना। इससे उनको ये आइडिया लग जाता है कि आपने किसी भी स्कीम को सुपरफिशियली नहीं रीड किया है। सो यहाँ पे आपको जैसा आप देख रहे हैं इस अभियान के अंदर ये बताया गया था दैट द स्वस्थ भारत प्रेरक, यानी कि ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि अपनी सोसाइटी को, कम्युनिटी को प्रेरणा देंगे, उनको प्रेरक यानी कि उनको एक तरह से कैटलिस्ट का काम करेंगे, उनको समझाने का काम करेंगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये लोग जो होंगे प्रेरक होंगे, ये इनको डिप्लॉय किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉर द कोऑर्डिनेटिंग विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स। लाइक वो डीसी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, जो डीएफएसओ है, डिस्ट्रिक्ट जो फूड सप्लाई ऑफिसर्स हैं या फूड सप्लाई कंट्रोलर्स हैं, उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करेगा एंड अल्टीमेटली इस तरह की जो न्यूट्रिशनल जो सीरियल्स हैं, यू कैन से स्टेपल फूड है, वो उनकी रीच को इंश्योर करेगा। गाइस अगेन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए दैट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। और यहाँ पर एक तो याद रखेगा ये क्वेश्चन हो सकता है। सेकेंडली, क्या नीति आयोग का कोई इसमें रोल है, तो आप कहेंगे यस। नीति आयोग क्या है अपने आप में, यहाँ आपने एक बहुत पहले वर्ड सुना होगा दैट्स द प्लानिंग कमीशन, जो कि 5 ईयर के लिए क्या प्लान रहेगा हमारा उसके रिगार्डिंग वो हमें गाइड करते थे। लेकिन बाद में 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया और उसकी जगह फिर बाद में आया दैट वाज अ नीति आयोग। जो नीति आयोग है उनका जो चेयरमैन है नीति आयोग के,
जो वाइस चेयरमैन है, याद रखिएगा, वो नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियाज न्यूट्रिशन के चेयरमैन है। ठीक है, इसको प्लीज आप नोट डाउन रखिएगा दैट द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का मतलब जो प्लानिंग कर रहे हैं आज इंडिया के लिए, वो थिंक टैंक, उनके जो वाइस चेयरमैन हैं वो इस नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशनल चैलेंजेस, एक नेशनल काउंसिल है हमारी बनी हुई, उसको वो चेयर करते हैं। और यहाँ पर द काउंसिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेशनल काउंसिल ऑन द न्यूट्रिशन और एनसीएन। तो एनसीएन यहाँ पर कौन सी पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए ताकि न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है उनको जल्दी कंप्लीट किया जा सके, मिशन एक्सेट्रा को, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर गाइस, इसी का जो एक सेकंड वर्जन, जैसा आप इसमें समझ पा रहे हैं, इट्स अ 2.0, दैट मीन्स द एडवांस वर्जन ऑफ पोषण। इसके अंदर हमने क्या किया है, जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है एंड पोषण अभियान है, यानी कि एक तो पोषण अभियान चल ही रहा है, उसके अलावा जो बाकी न्यूट्रिशन को लेकर, यानी कि लैक्टेटिंग मदर्स को लेकर, यू कैन से जो प्रेग्नेंट वुमन है उनको लेकर, बच्चों को लेकर, उन सभी के सभी से रिलेटेड जो और स्कीम्स थी उनको अब इसके अंदर मर्ज कर दिया गया है। यानी कि पोषण 2.0 के अंदर पोषण अभियान और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, उनको दोनों को यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। ये इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ डिटेल है यहाँ पे। The nutrition support for the portion through the supplementary nutrition program for children of the age group of 6 month to 6 years। जो यहाँ पर ये प्रोग्राम है, दैट्स सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, ये 6 मंथ से लेकर 6 इयर्स के बच्चों के लिए है, कॉमा प्रेग्नेंट वुमन के लिए है, लैक्टेटिंग मदर्स, इसको हम इकट्ठा बोलते हैं, दैट इज द प्रेग्नेंट वुमन एंड द लैक्टेटिंग मदर्स, and for the adolescent girls in the age group of the 14 to 18 years in the aspirational district and the north east region। गाइस, इंडिया के अंदर कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका काउंट टोटल 115 है। 115 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो कि कुछ ज्यादा ही बैकवर्ड हैं, यानी कि पिछड़े हैं, वहां के लोगों को अभी तक बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं। हमने वहां पर एक एस्पायरेशन है हमारी कि हम लोग उन एरियाज को जो जल्दी डेवलप कर दें, तो उन्हें हम बोलते हैं एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर अभी हमने जो न्यूट्रिशन सपोर्ट दे रहे हैं वहां पे पोषण के अंदर, वो हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम चला रहे हैं इन ग्रुप्स के लिए, जिसको यहाँ पे मार्क किया गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर द 0 to 3 ईयर। गाइस, ये नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है हमारे पास, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंदर एक एलिमेंट है, दैट्स दी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जिस तरह से आपने वर्ड सुना होगा आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी के अंदर जो है 6 ईयर तक के स्टूडेंट, 6 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं, उनको न्यूट्रिशनल जो फूड स्टफ है वो प्रोवाइड किया जाता है। इवन मदर्स को वहाँ पे एजुकेट किया जाता है, बच्चों की वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उसी तरह से आंगनबाड़ी के जो कुछ कंपोनेंट थे, अब उनको हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ये एक एलिमेंट है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, तो यहाँ पर इस एलिमेंट को भी इंक्लूड किया गया है। सो आपके लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास रहेगा ये वाला पोर्शन, जिसके अंदर कि जो ऑब्जेक्टिव हैं पोर्शन 2.0 के, वो क्या है। तो आपने यहाँ पे कहना है कि टू कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारा जो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स है उसको रिसोर्सफुल बनाना, उसको हेल्दी बनाना, ताकि वो अच्छा काम कर सके, एक अच्छे वे से कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे सके। अ हेल्दी पर्सन कैन ओनली कंट्रीब्यूट in a healthy manner to the country, so that is why it is important to make or to develop the human resource which is living in the India। इसी तरह से माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड इश्यूज को टैकल करना, प्रमोट द न्यूट्रिशनल अवेयरनेस एंड द गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर द सस्टेनेबल हेल्थ एंड द वेलबींग, एंड एड्रेस द न्यूट्रिशन रिलेटेड डेफिशिएंसी थ्रू द की स्ट्रेटजीज। जो डेफिशिएंसीज बच्चों के अंदर रह जाती हैं या मदर्स के अंदर, उनको पूरा करना। सो इसके लिए यहां पर जो कैबिनेट ने अप्रूव किया था कि जो अम्ब्रेला स्कीम्स हैं, स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री टू बी इंप्लीमेंटेड इन मिशन मोड, यहां पर पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य। यहां पे सबसे पहले बात करेंगे मिशन, आपने जैसे पोषण 2.0 के बारे में रीड किया कि यहां अब हम इसको और जैसे हमारे पास एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको लेके जा रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 2.0 में, और इसके अंदर कुछ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भी मर्ज कर दिया गया है पोषण 2.0 के अंदर। इसी तरह से अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिशन शक्ति की। व्हाट इज मिशन शक्ति?
इसे यहाँ पे इट envisages a unified citizen centric lifestyle और लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर द वुमन थ्रू द इंटीग्रेटेड केयर। यहाँ पर हमने वुमन को, जैसा कि नाम ही बता रहा है, मिशन शक्ति, शक्ति का यहाँ पे सिंबलाइज है, वुमन के लिए है। तो उन्हें प्रोटेक्शन देना, उनकी सेफ्टी प्रोवाइड करना, इंटीग्रेटेड केयर उनको देना, उनके रिहैबिलिटेशन, एम्पावरमेंट और उनकी प्रोग्रेस वो कर सके, इसीलिए मिशन शक्ति को हमने स्टार्ट किया था, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। मिशन शक्ति के आगे दो और कंपोनेंट हैं, दैट इज संबल एंड दी सामर्थ्य। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं सबसे पहले वाइल द संबल, जो संभाल या संबल सब स्कीम इज फॉर द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द वुमन। एंड यानी कि जो सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड सिर्फ जो एस्पेक्ट है, सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड, दैट इज ही संभाल या संबल। और दूसरा है हमारे पास ही, दैट्स इज सामर्थ्य। ये सामर्थ्य का मतलब है एम्पावरमेंट ऑफ द वुमन। द संबल सब स्कीम कंसिस्ट ऑफ, गाइस बहुत पहले एक स्कीम थी दैट वाज नोन एज ओएससी। ओएससी का मतलब था वन स्टॉप सेंटर, यानी कि जब भी कभी वुमन को कभी प्रॉब्लम होती थी किसी तरह की, तो वो लोग उनके लिए एक यानी कि वन स्टॉप सेंटर बनाए गए थे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जहां पर वो अपनी शिकायत दे सकती थी और अल्टीमेटली उनका वो शिकायत का सॉल्यूशन कर दिया जाता था। फिर इन जो बाकी स्कीम्स हैं इसी तरह की, लाइक ओएससी, वन स्टॉप सेंटर, वुमन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सभी स्कीम को क्लब कर दिया गया है और इसको यहाँ पे रख दिया गया है इस टाइम पर संभाल या संबल के अंदर यहाँ पे। ठीक है, सो संबल कंपोनेंट है किसका। इसी तरह से हम जो दूसरा कंपोनेंट है, दैट कंपोनेंट इज नोन, एक साथ में एक चीज कंपोनेंट है उसका संभाल का, दैट्स इन नारी अदालत has also been added as a women's collective to promote and facilitate the alternative dispute resolution and gender justice in the society and within the families। इनके लिए नारी अदालत का भी जो है अब हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि इनसे इनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। जो सामर्थ्य है, सामर्थ्य द सब स्कीम फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमन कंसिस्टिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ उज्ज्वला, स्वधार गृह एंड वर्किंग वुमन हॉस्टल। यानी कि वुमन को एम्पावरमेंट करने के लिए जो पहले स्कीम थी उज्ज्वला, सुधार गृह एंड दी वर्किंग वुमन हॉस्टल, इनको इसके अंदर क्लब कर दिया गया है। सो गाइस, इस तरह से कई बार जो गवर्नमेंट सिनर्जी यानी कि दो कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके एक ही वे से उसको ऑर्गेनाइज करती है ताकि एफर्ट्स रिड्यूस किए जा सकें, तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है हमारा कि कौन सी स्कीम के अंडर कौन सा कंपोनेंट सब्ज्यूम कर दिया गया है और कौन कौन से इस टाइम पर या कैबिनेट ने कौन से डिसीजन लिए हैं। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट इज इन एडिशन द नेशनल क्रच स्कीम फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द वर्किंग मदर एंड द प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना विच हैव बीन अंडर द अम्ब्रेला आईसीडीएस स्कीम टिल नाउ आर आल्सो सब्ज्यूम अंडर द सामर्थ्य। यानी कि सामर्थ्य के अंदर आज आपने नेशनल क्रच स्कीम, क्रच क्या जगह होती है, इट इज दैट फैसिलिटी जहां पर वर्किंग लेडीज अपने छोटे बच्चों को वहां पे कुछ टाइम के लिए किसी की सुपरविजन के अंदर रख जाती हैं और फिर उनको ड्यूटी खत्म होने के बाद उन छोटे बच्चों को, यानी कि एक नर्सिंग केयर जहां उनको, या यू कैन से एक बेबी सिटिंग टाइप ऑफ उनको फैसिलिटी मिल जाती है, दैट प्लेस इज नोन एज ई क्रच। नेशनल क्रच स्कीम, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, ये भी सारी स्कीम जो है सामर्थ्य के अंदर ही यहाँ पे सब्ज्यूम कर दी गई है। ये कुछ ज्यादा डिटेल में है गाइस, ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक जिस तरह से आपके पास ऑथेंटिक रिसोर्सेज के थ्रू यानी गवर्नमेंट रिसोर्सेज से ही इन चीजों को यहाँ पर रखा गया है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है एक सिविल सर्वेंट से और एस्पायरेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज। जो थर्ड कंपोनेंट है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, अभी आपने जो मिशन पोषण 2.0, देन आफ्टर मिशन शक्ति, फिर उसके बाद मिशन वात्सल्य। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मिशन वात्सल्य की। यहाँ पर जो वात्सल्य है, पूरे इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं, दैट्स 47 करोड़ स्टूडेंट्स आर देयर जो कि 18 ईयर से बिलो हैं, और ये टोटल हमारे 39% है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के। ठीक है, सो इन लोगों को टू सिक्योर अ हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया, इनको सेंसिटिव सपोर्ट और सिंक्रोनाइज इकोसिस्टम देना ताकि इनकी डेवलपमेंट ठीक तरह से हो सके, और इनको एक तरीके से जितनी भी एक अप टू 18 ईयर्स, बिकॉज 18 ईयर्स के बाद एक एडोलेसेंट एज स्टार्ट हो जाती है, तो बिलो 18 जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को एक अच्छी
हम इंफॉर्मेशन, अच्छा केयर, अच्छी डाइट इस तरह से इनको प्रोवाइड कर सकें, सो दैट क्योंकि आने वाले टाइम के यही लोग हैं जो इस कंट्री को रन करेंगे, सो इसीलिए इनका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। सो दैट कम्स अंडर द मिशन वात्सल्य। सो दीज वर द थ्री कंपोनेंट्स जिनको आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मिशन पोषण था, फिर उसकी जो 2018 में था वे मिशन पोषण 2.0 आया जो कि 2020 के अंदर उसे एक्चुअली हमने लगभग 3 साल बाद उसको रीइंट्रोड्यूस किया था विद एक्स्ट्रा एनर्जी, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को उसके अंदर कवर किया गया था। फिर उसके बाद आपने देखा मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के अंदर आगे दो पोर्शन थे, उन दो पोर्शंस में कई स्कीम्स को सब्ज्यूम कर दिया गया अलग अलग से, संभाल और सामर्थ्य। देन आफ्टर फोर्थ वन जो थर्ड है उसके बाद दैट्स मिशन वात्सल्य। गाइस नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द भीमराव अंबेडकर। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं इनको, तो इंडिया के सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर थे वो भीमराव अंबेडकर थे। और भीमराव अंबेडकर जी के अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि इनके नाम पर एक स्पेशल टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा जो कि जिसका नाम होगा अंबेडकर सर्किट। गाइस जैसे इंडिया के अंदर लेट्स से अगर कोई प्लेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैं उसको ए लिख रहा हूँ, सिमिलरली वो बी, सी, डी। फॉर एग्जाम्पल ये किसी एक पर्सनैलिटी ने अपना लाइफ पहले ए इस जगह पे गुजारी हो, कुछ टाइम यहाँ पर और यहाँ। आज अगर हम उनको रिकग्नाइज करते हैं, याद करना चाहते हैं, तो उनके नाम पर एक सर्किट बना दिया जाता है ताकि लोग अगर विजिट करना चाहते हैं तो एक ट्रेन इस तरह स्पेशली मूव करेगी और इस तरह से लोगों को पूरा वहां पे घुमा देगी। सो दैट इज नोन एज ई सर्किट। तो इसी तरह से जो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक सर्किट डेवलप किया गया है अभी, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। तो द गवर्नमेंट हैड फर्स्ट प्रपोज द अंबेडकर सर्किट और पंच तीर्थ। इसको पंच तीर्थ का नाम दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो डिप्रेस क्लास है इंडिया के अंदर, दैट इज दी शेड्यूल कास्ट, उन लोगों की वॉइस को रेज करने वाला एक ही उन दिनों जब हम बात कर रहे हैं 1930s 40s एंड 50s, उस टाइम पर वो पर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। तो उन्होंने अपना पूरी लाइफ जो स्ट्रगल उन्होंने बिताया, उसके बाद उन्होंने फॉरेन में लंदन में स्टडी की और देन आफ्टर उन्होंने इंडिया आकर इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट भी किया और उन्हीं की चेयरमैनशिप के अंदर जो है ड्राफ्ट किया गया था। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट को जहाँ पर जिन दिनों अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी, उस टाइम पर एक पर्सन जो है फॉरेन में स्टडी भी करके आता है और फिर वो पूरे इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को भी ड्राफ्ट करता है। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर दैट पर्सन। सो इसीलिए उनके लिए जहां पर उनका जन्म हुआ अंबेडकर जी का, सो दैट इज इन मध्य प्रदेश के महू के अंदर है। ये वैसे भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बर्थ प्लेस कहाँ है, दैट इज इन महू। इसी तरह से शिक्षा भूमि, उन्होंने लंदन में पढ़ाई की थी, तो इसीलिए इस सर्किट के अंदर लंदन को तो इन्वॉल्व नहीं करेंगे। यहां पर सिर्फ उन्हीं 4 एरियाज को इन्वॉल्व किया जाएगा जो उनकी लाइफ से रिलेटेड है, लंदन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। इसी तरह से दीक्षा भूमि, जहां पर उन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था। एक्चुअली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर बहुत ज़्यादा रिजिडिटी थी। कई तरह के यहाँ पे जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंसेस थी और उन डोमिनेंसेस को ब्रेक करने के लिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने फिर एक ऐसा रिलीजन को चूज किया जिसके अंदर वहाँ पे इक्वालिटी उनको लगती थी, एंड दैट वाज ही बुद्धिज्म। सो इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। तो जहां पे उन्होंने अपनाया था दैट वाज ही नागपुर। ये आपको याद रखना होगा। दे विल आस्क यू मैचिंग क्वेश्चन के पंच तीर्थ के लोकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। स्टडी उन्होंने लंदन के अंदर की थी। जो देन आफ्टर महापरिनिर्वाण भूमि, महापरिनिर्वाण उनको बोलते हैं। महापरिनिर्वाण वर्ड जो है इनके लिए भी आया है और इसी तरह का वर्ड आता है वो बुद्धिस्ट के लिए आता है, यानी बुद्धिज्म के लिए। जब लॉर्ड बुद्धा जब उन्होंने या उनकी जब डेथ हुई, डिमाइज हुई, उस टाइम पर महापरिनिर्वाण ही बोला जाता है उस घटना को। ठीक है। सो उनके डेथ को भी महापरिनिर्वाण बोलते हैं। इसी तरह से जो मॉडर्न टाइम में महापरिनिर्वाण है वो इनके लिए वर्ड आया है और वो हुआ था दिल्ली के अंदर। देन आफ्टर द चैत्य भूमि, द प्लेस ऑफ हिज क्रीमेशन इज इन द मुंबई। जहां पे उनको जो लास्ट सेरेमनी होती है, जहां पे वो परफॉर्म की गई थी, दैट वाज इन मुंबई। सो चैत्य भूमि उसे बोला गया है। सो आपको ये याद रखने होंगे ये जो लोकेशंस है वो कहाँ कहाँ पर है। देन आफ्टर इनके बारे में कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन को रीड करना जरूरी है यहाँ पे। दैट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज बोर्न इन 1891 इन द महू इन द सेंट्रल प्रोविंस। उस टाइम पर क्योंकि 1891 ये प्री इंडिपेंडेंट टाइम है, तो इस टाइम पर महू वाज अंडर द सेंट्रल प्रोविंस, जो इसे आज हम मध्य प्रदेश बोलते हैं।
इन्हें ही फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, जैसे मैंने आपको बताया, इनको कंसीडर करते हैं हम। एंड ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए जो 7 मेंबर कमेटी थी, उस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। इसी तरह उन्होंने जो अपने 1930s की बात है, उन गाइस एक ये क्वेश्चन आता है अपने आप में, उस टाइम पर 1930 से लेके फिर 31 और इवन आप देखते हो 32 और फिर 34, इस टाइम पर जो 3 यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस ऑर्गेनाइज की गई थी, जो कि लंदन के अंदर की गई थी। इंडियंस को भी बुलाया गया था। सो ही वॉज द सोल पर्सन जो कि तीनों ही कॉन्फ्रेंसिस के अंदर वहां पे गया था। इंडिया की तरफ से और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि तीनों कॉन्फ्रेंसिस को जिसने अटेंड किया हो। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज देयर, जिसने की हु अटेंडेड ऑल द 3 सेशंस और द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, तो आपको कहना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सिमिलरली गाइस, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1932 में उन्हीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस के अंदर एक यू कैन से पॉलिटिकल अचीवमेंट थी इनके लिए कि इन्होंने जिस तरह से आज रिजर्वेशन है, उसी तरह से रिजर्वेशन को इन्होंने प्राप्त कर लिया था। अब जो डिप्रेस क्लास के या शेड्यूल कास्ट जिसको आज हम बोलते हैं, वो डिप्रेस क्लास है, उन लोगों के लिए। तो इस बात से गांधी जी काफी नाराज थे कि क्योंकि इससे एक डिवीजन और हो जाएगी इंडिया के अंदर। सो बाद में गांधी जी को मनाने के लिए इन्होंने फिर किया था पूना पैक्ट। तो बाकी चीजें जो है आप पढ़ते हो उसको हिस्ट्री के अंदर, यू नीड टू रिमेंबर कि पूना पैक्ट किया गया था 1932। इसी तरह से गाइस, इन्होंने जो हिल्टन यंग कमीशन, ये अपने आप इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का जो आरबीआई है वो किस कमीशन के अंडर बना है। तो गाइस याद रखना है, हिल्टन यंग कमीशन आया था इंडिया के अंदर। इसने ही प्रपोज किया था कि इंडिया में एक आरबीआई होना चाहिए। सो गाइस, उसको जो है ना, इन्होंने अपने आइडियाज दिए थे हिल्टन यंग कमीशन को, और उनके आइडियाज के ऊपर और इनके रिकमेंडेशंस के ऊपर ही आरबीआई बनाया गया था 1935 में, जो ऑपरेशनलाइज हुआ था। In 1936 he was elected to the Bombay Legislative Assembly। तो फिर इन्होंने एमएलए का इलेक्शन भी लड़ा 1936 में, और ये तब एमएलए बने। देन आफ्टर, जिस तरह से मंत्री होते हैं आज, सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर्स, तो उसी तरह से उन दिनों जब प्री इंडिपेंडेंट टाइम में 1940 टाइम में 42 के अंदर इनको लेबर मिनिस्टर, यू कैन से लेबर मेंबर या लेबर मिनिस्टर बना दिया गया था। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे सबसे पहले ये जो है लॉ मिनिस्टर बने इंडिया के अंदर, ये याद रखना है आपको। इन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था 1951 के अंदर, क्योंकि हिंदू कोड बिल को लेकर इनके मन में इश्यूज थे। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको यहां बता दूं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे गाइस। जब इंडिया आज़ाद हुआ उस टाइम पर रूल्स जो हिंदूज के लिए अवेलेबल थे या उस टाइम पे सोसाइटी में चलते थे, वो क्या थे? जो मेल्स हैं वो मैनी नंबर ऑफ मैरिजेस वो कर सकते थे, यानी कि कोई हिंदू मेल काफी मैरिजेस जो हैं वो एक से ज्यादा मैरिजेस सोलेमनाइज कर सकता था। सिमिलरली सोलेमनाइज का मतलब है वो टाई अप, मतलब इस तरह से कर सकता था। जबकि फीमेल के लिए, अगर फीमेल फीमेल के लिए तो डेफिनेटली इट वाज नॉट अलाउड, और अगर फीमेल विडो है, वो विडो हो गई है, तो वो रीमैरिज नहीं कर सकती थी। 1947 जिस दिन हम आजाद हुए उस दिन के मैं लॉ आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से अगर डेथ हो जाती थी फादर की, तो जो लड़कियां हैं उनको उनकी अपने फादर की प्रॉपर्टी में कोई राइट्स नहीं मिलते थे। बट लेटर ऑन, क्योंकि इन्होंने जब ड्राफ्ट किया था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और ये कुछ लॉज को भी ड्राफ्ट कर रहे थे, एट दैट टाइम इन्होंने बात रखी कि ये जेंडर एक डिस्क्रिपेंसीज हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, एंड इसीलिए इसको रिमूव किया जाना चाहिए। तो इन्होंने एक प्रोग्रेसिव आइडियाज रखे थे कि हिंदुओं के अंदर, जो हिंदू एक रिलीजन है, उसमें जो काफी लंबे टाइम से रिजिडिटीज चलती आ रही हैं, उन रिजिडिटीज को हटाने का टाइम आ गया है। तो इसीलिए इन्होंने कुछ यहाँ पे प्रोग्रेसिव आइडियाज दिए थे, जैसे कि हिंदू मेल एक से ज्यादा मैरिजेस नहीं करेंगे, लड़कियों को उनके फादर की प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा उनकी डेथ जब हो जाएगी। इसी तरह से जो प्रॉपर्टी डिवाइड होती है लड़कों के बीच में, उसी तरह से लड़कियों को भी प्रॉपर्टी का शेयर मिलेगा। सो उस टाइम पर इवन इनको सपोर्ट मिली जवाहरलाल नेहरू जी की भी। लेकिन कई ऐसे इवन आर्य समाजी जो सेक्शन है, जो कि काफी प्रो हिंदू हैं, उन लोगों ने इनके प्रोग्रेसिव आइडियाज को काफी ज्यादा यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया। और उस टाइम पर उनके काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होने की वजह से कि आप ऐसे कैसे इतने बड़े लेवल पर हिंदू बिल लेके आ सकते हो, क्योंकि ये बात है 1951 की। ये वो टाइम है जिस टाइम पर इंडिया की पार्लियामेंट अभी फंक्शनल नहीं हुई थी।
एक्चुअली जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो वहां थी, लेकिन वो लोग जो मिल रहे थे वो सिर्फ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे डिस्कस करने के लिए इस तरह से कर रहे। तो जो फर्स्ट हमारी पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए वो 1952 के अंदर हुए थे। तो इसी वजह से यहाँ पर एक तरीके से जब बिल बन रहा था उस टाइम पे 1948 की आसपास ये बिल बनना स्टार्ट हुआ था, और इसके ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शन होने की वजह से तो इनको लगा कि जो हिंदू रिलीजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, और इसीलिए मुझे यहाँ पर अपना जो स्टैंड इन्होंने इंटैक्ट रखा, और एज अ पार्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इन्होंने इसको जो है अपनी सीट को यहाँ से छोड़ दिया था। सो ये एक अपने आप में डिबेट है कि हिंदू कोड बिल के ऊपर, तो मैंने आपको एक क्रक्स के अंदर इसको बताया। फिर बाद में ये बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया इन्होंने अपने आप को, और फिर 1956 में इनकी डेथ हो जाती है। और चैत्य भूमि जो मेमोरियल बनाया गया है वो है दैट इज इन दी मुंबई। आपको एक तो इनकी बुक्स के नाम याद रखने होंगे गाइस, जैसे जर्नल्स हैं इनके कुछ, जैसे मैगजीन्स जिनको बोलते हैं, दैट इज दी मूक नायक, बहिष्कृत भारत, देन आफ्टर दी समता एंड दी जनता, ये इस तरह के नाम आपको नोट डाउन करने चाहिए। देन आफ्टर इनके कुछ बुक्स हैं जैसे एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, यानी कि कास्ट को खत्म कर दो उस तरह से, बुद्धा और द कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल, देन आफ्टर द बुद्धा एंड हिज धम्म, इट इज नॉट अ धर्म, इट इज इ धम्म। धम्म का मतलब इस एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं वो, जिसको हम बोलते हैं धम्म। देन आफ्टर गाइस इसके अंदर एक है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमन, ये एक बुक्स है इनकी 5 मेन। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन, जो इन्होंने ग्रुप्स बनाए थे अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बहिष्कृत हितकरणी सभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड शेड्यूल कास्ट फेडरेशन दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर यहाँ बात की जाए तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो, मूक नायक एंड द बहिष्कृत भारत। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। तो गाइज इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 2012 के अंदर, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर ऑर्गेनाइज और एस्टैब्लिश बाय दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द पीजेंट एंड, इसको हम PWP इस तरह बोल, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी, तो इन्होंने ये तो नहीं बनाई थी। द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये थी इनकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। सो इसीलिए 2 and 3 इज द राइट आंसर। तो आपको इसमें इस तरह के क्वेश्चन